अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे सबसे पहले पाक यूएई तजारती ताउन जो है वो देखा जा रहा है। पाकिस्तान एंड यूएई बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ासकर इनके जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहाल होते हुए बहुत अच्छे एक जेस्चर प्रिवेल कर रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड यूएई कितना ज़्यादा कोऑपरेशन देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं हमारे पास। इससे पहले आपको कबल याद होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी यूएई में मौजूद थे और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाने की बात की जा रही थी। इत्तसलात से भी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। तो ये चीज़ें हैं जो एक पाइपलाइन में हैं और पाकिस्तान यूएई रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। रीजन में काफ़ी हद तक यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं पाकिस्तान के लिए, खासकर एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट करने की बात हो रही है, ट्रेडिंग की बात हो रही है और फूड सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी जो एक कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बताते चलें, आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात हुई है। ये ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोऑपरेशन होगा और ख़ासकर हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रीजनल जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है। वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे साथ पहले भी प्रोजेक्ट्स बहुत मौजूद हैं और ख़ासकर जो हमारा उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उसके अंदर काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट्स हैं वो भी देखी जाती हैं। एक पॉजिटिव जो है यहाँ पर एक ट्रेजेक्ट्री है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ हम बात कर रहे हैं डॉलर के बढ़ते निरखों को कंट्रोल करने के लिए करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाने का हुक्म है। और ख़ासकर आपको याद होगा इससे पहले डॉलर की अप्रिसिएशन देखी जा रही थी। वंस अपॉन अ टाइम 3 इयर्स बैक अगर हम बात करें 3 साल पहले, तो ये एक बेहंगम डॉलर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उस वक्त भी एक क्रैकडाउन किया गया था और स्ट्रेट तकरीबन 38 डेज जो है वो डॉलर कंसेक्यूटिव जो है वो नीचे आया था और पाक रुपी जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दिया था। अब हमने देखा है कि कुछ थोड़े अरसे में 10-15 दिन से जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। इसकी बैकग्राउंड क्या है वो भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी जो एक एप्रिसिएशन है डॉलर की, इसको कंट्रोल करने के लिए और खासकर इसकी स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये इनिशिएटिव ज़रूरी हैं जो गवर्नमेंट टाइमली लेते हुए दिखाई देगी। और हम बात करेंगे अगेन बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के हवाले से जो ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखी जा रही हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ तजारती हजम में इजाफे के लिए अहम पेशरफ्त की जा रही है। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होंगे गवर्नमेंट की जानिब से, आप देख रहे हैं इन वीक्स के अंदर, इन मंथ्स के अंदर, खासकर आफ्टर बजट जो एक तेज़ी देखी जा रही है एफडीआई को ग्रैब करने के लिए, ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से डॉक्यूमेंटेड होगी और ज़्यादा होगी। हमारे रीजन के अंदर कितने ताल्लुकात बेहतर होंगे, हमारे नेबरहुड में कितना ज़्यादा हमारे से बाइंग या सेलिंग देखी जाएगी। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं जफर पराचा साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे जफर साहब? सबसे पहले मैं खासकर करेंसी के हवाले से एक हॉट टॉपिक है तो मैं यही पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि ओवरऑल जो डॉलर की अप्रिसिएशन थी 3 इयर्स बैक जो हम देख रहे थे वो कंट्रोल थी, फिर इसके बाद हमारे पास एक रुपया स्टेगनेंट दिखाई दिया था। अब हम देख रहे हैं कि थोड़े से चेंजेस दोबारा आ रहे हैं, यानी कि अब डेली हम जो न्यूज़ देखते हैं, डेली अपडेट्स देखते हैं करेंसी के, तो उसमें तकरीबन 4 या 5 रुपये बढ़ चुका है डॉलर रुपये के अगेंस्ट। तो इसका माजरा क्या है और ये कैसे जो स्मगलिंग का दोबारा ये एक हुक्म जारी किया गया है, तो ये स्मगल क्या दोबारा हो रहे थे ये? जी, आपका शुक्रिया बहुत मदु करने का और मौका देने का। देखिए, बात ये जनाब, हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2-3 साल पहले, जब हुकूमत थी पीटीआई की और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो हमने देखा कि हमारा मुल्क अफरा तफरी का शिकार था और ख़ास तौर पे जो हमारी पाकिस्तान की करेंसी है डॉलर्स, वो ऐसी कोई स्टॉक एक्सचेंज की जैसी कोई छोटी सी कंपनी हो उस तरह बना दिया गया था। दिन में 20-30-40 रुपये ऊपर, और भी दीगर आपके धरने फलाने, एक मुल्क में अजीब अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त हमने देखा कि मौजूदा जो हमारे फील्ड मार्शल है वो आईएसआई चीफ वगैरह, वो लोग बादिल नखास्ता ना चाहते हुए भी उन्होंने बेड़ा उठाया इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में जब आपके यहाँ डॉलर 345 350 की बात हो रही थी और बहुत ऊंची आवाज़ें आ रही बहुत थी। ऊंची आ रही थी आवाज़, और खुदा ना करे सुबह शाम डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी जो कि हकीकत से दूर थी, लेकिन सारी मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन थी। एंटी स्टेट एलिमेंट्स इनसाइड आउटसाइड पाकिस्तान सब एक्टिव हुए हुए थे।
तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए तो आपने देखा कि बहुत तेज़ी से हर चीज़ ठीक हुई। और क्योंकि डॉलर्स जो है फॉरेन एक्सचेंज, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो अगर थोड़ा सा भी डॉलर बढ़ता है तो शोर भी मच जाता है और हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो फिर हमने ये देखा कि ये वापस 275 278 की रेंज में आया और हर चीज़ ठीक हो गई। आपका रेवेन्यू भी ठीक हो गया, पेट्रोल प्राइस भी ठीक हो गई। ख़ास तौर पे जो आपका जो रेमिटेंस था वो जो चला गया था ग्रे मार्केट में, वो भी फॉर्मल चैनल पे आ गया और इस साल रिकॉर्ड आया है 38 बिलियन के करीब, जो 25-30% का इजाफा हुआ। राइट। अब जब से ये हम देख रहे हैं 1-2 महीने से कि जो हालात चेंज हुए, हमारी इंडिया के साथ जंग लगी, फिर अफ़गानिस्तान के अलावा जो ईरान इसराइल वॉर शुरू हो गई, रशिया यूक्रेन हो गई, तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फील्ड मार्शल साहब हैं या और वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब वगैरह की तवज्जो उधर चली गई। ज़ाहिर है वो बड़े इशूज़ हैं। तो फिर जो हमारे यहाँ स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स थे जी। और स्मगलर्स थे, तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए और जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो भी एक्टिव हो गए। बिल्कुल। तो न सिर्फ स्मगलिंग बल्कि इसमें बैंक्स का भी रोल है, क्योंकि इस वक्त कल परसों तक जो रेट था वो 20 माह की कम तरीन सतह पे था, जो मैंने आपसे इतनी लंबी बात की जी ना जी जी ब्रेक पे। जी। तो 20 माह की जो लोएस्ट तरीन रेट था रुपये का, वो और हाईएस्ट रेट हो गया डॉलर का। तो अब दोबारा से फिर हमने रिक्वेस्ट की स्टेट बैंक को, इस्टेब्लिशमेंट को कि सर आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने दोबारा से हेल्प करना शुरू की है। और एक अहम बात यह है कि हमारे यहाँ अब हमको जो एक पुराना एरा है ना हमारा, 1 सदी पुराना, हमें वो उससे बाहर आना होगा। इंसेंटिव और रिबेट किसी भी फील्ड में, ये जो इंसेंटिव और रिबेट वाली बात है ना, ये हमें ख़त्म करनी होगी। जब तक हम ये ख़त्म नहीं करेंगे हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे। अच्छा ज़फ़र साहब, अगर आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि ये जो अब रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब थ्रू ऑफिशियल चैनल ये पाकिस्तान आते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा इस बार हमने 38.8 बिलियन डॉलर्स देखे हैं और टारगेट हमारा और भी ज़्यादा जो है वो इस नेक्स्ट ईयर के लिए रखा गया है। अगर ये स्मगलिंग का इस तरीके से अगर उठना शुरू होता है, तो अभी ये स्टार्ट हुआ है तो इसी को ही कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अगर इस तरह होता है तो फिर तो हमारे रेमिटेंसेस भी अफेक्ट हो जाएंगे इससे। जी बिल्कुल, रेमिटेंसेस भी इफेक्ट होगा हमारा, और जो हमारे यहाँ रेट्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे। फिर सबसे बड़ा हमारे सर पे IMF खड़ा है, वो कहेगा जी आप रेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट ने टाइमली इसके ऊपर एक पोजीशन ली है। इसके अंदर सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, मैंने आपसे कहा 3-4 फैक्टर और भी हैं जी। ये जो फॉरवर्ड कटिंग का जो रेट है ना, जो हम लोग फॉरवर्ड में बेचते हैं, एक्सचेंज कंपनीज या एक्सपोर्टर्स या और जो लोग हैं बैंक्स को, वो बैंक क्या करते हैं, हमको 80 पैसे 90 पैसे पर डे, 70 पैसा हमको एक्स्ट्रा देते हैं। अगर मैंने उनको 5 डेज़ का फॉरवर्ड काटा कि जी मैं आपको 5 दिन के बाद दूंगा, तो अल्टीमेटली 3 रुपये बढ़ गए। अच्छा। एक्चुअली इस तरह की मैनेजमेंट है। स्मगलिंग का इसमें इतना एलिमेंट नहीं है, बात फेयर करनी चाहिए। तो हम रेट जो निकाल रहे हैं, एक्सट्रेशन हमारी वो रेट निकाल रही है 286 या 287, और हमको इंटरबैंक में मिल रहा है 390 391 290 291। तो अब जब मेरे काउंटर पे को आएगा कस्टमर, तो मैं तो उसको बेचूंगा नहीं। यानी कि आसान अल्फाज में ये है कि हम रॉ मटेरियल महंगा खरीद रहे हैं और फिनिश गुड हम सस्ती बेचने की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, बेच नहीं रहे। फिनिश गुड को हम उसका रेट हम कम बता रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से अवेलेबिलिटी नहीं है। उसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं, कुछ बैंक्स भी शामिल हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने रिक्वेस्ट की हायर अथॉरिटीज़ को कि भाई इसको देखें। और आपने जो बात की बड़ी वैलिड बात है कि जब वो रेट हम कम देंगे तो वो ग्रे मार्केट में हमारी चला जाएगा, हमारी रेमिटेंस भी कम हो जाएगी। यानी कि जाने अनजाने में हम फैसिलिटेट और प्रोमोट कर रहे हैं ग्रे मार्केट को, इंडिया वाले को। अच्छा, फिर जब कस्टमर ये देखता है कि भाई एक्चुअल रेट तो 291 है या 290 है या ग्रे मार्केट में 295 है, तो वो उधर डाइवर्ट हो जाता है, हमारे इनफ्लोज कम हो जाते हैं। बिल्कुल तो, सही। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश की, ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन है, बिल्कुल
फौरी तौर पे इसको उन्होंने देखा है। चलें जी, वेरी गुड। इसका मतलब इसके जो इम्कानात हैं, ये जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे आएंगे। मैं पाकिस्तान और यूएई के हवाले से पूछना चाहती हूँ, ट्रेड कैसी देख रहे हैं? खासकर इसमें बड़ा एक हम देख रहे हैं कि फ़रोग जो है वो इसके ताल्लुकात में आ रहा है, और साथ साथ एक कोई ना कोई इकोनॉमिक डील्स, कोई ना कोई अग्रीमेंट्स, कोई ना कोई MOUs हम देखते रहते हैं, हो रहे हैं आजकल। देखिए जनाब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है, सिर्फ मिस मैनेजमेंट है। जो मिस मैनेजमेंट थी वो ठीक होती जा रही है अब अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें आए दिन रोज़ अच्छी से अच्छी खबरें आ रही हैं। और आप देखें को जो आपका टैक्स टू GDP है वो भी बढ़ गया है। FBR ने जो ब्रीफिंग दी है PM साहब को, वो बेहतर हो गया। बहुत बड़ी बात है ना, शॉर्ट टाइम में। फाइलर्स की तादाद भी बढ़ गई है जी। अच्छा, फिर उसके बाद फाइलर्स की तादाद बढ़ गई है, रेवेन्यू आपका पूरा बढ़ रहा है, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नए से नए रिकॉर्ड बना रहा है, यानी कि जो अगले 10 साल में भी नहीं बन सकते थे। राइट। वो इतनी तेज़ी के साथ बेस्ट 50% मार्केट जो है वो अपग्रेड हो चुकी ठीक है। है। तो अब जो बात हो रही है UAE की, बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ बिजनेस का, उनके दोनों तरफ बायलैटरल। फिर हमारे जो पाकिस्तानी सिर्फ वहाँ पे लेबर नहीं है, हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन बड़ा रोल अदा कर रहे हैं वहाँ काफ़ी बड़े लेवल पे। जो पिछले दिनों हालात रहे, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ, और अब जो स्किल टाइप के लोग गए, तो उसके कुछ फ़वाइद भी हैं। हर चीज़ का माइनस प्लस होता है। तो वो आपकी अगर एक मज़दूर आपके $200 भेजता है, तो जो स्किल्ड या प्रोफेशनल जाएगा वो $2000-4000 भेजेगा। एग्जैक्टली। तो ये इसके ऊपर भी एक अलग से डिबेट करने की ज़रूरत है कि हम ट्रेनिंग हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में हर इदारा मौजूद है, सिर्फ हमने उसको फॉल करना है, एक्टिव करना है या एक्टिवेट करना है। अब बात आ गई UAE के साथ, हमें बहुत ज़्यादा हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट है, ड्यूटी फ्री है। कुछ सिर्फ UAE की जो अपनी कंजम्पशन के अलावा जो वहाँ से री एक्सपोर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा वो है। बहुत बड़ा, हमें उसको फोकस करना चाहिए। अच्छा। उनकी अगर अपनी, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया खुली है ना। देखिए हम वहाँ पे शायद compete ना कर पाएँ, क्योंकि उनके अंदर ड्यूटी 4%, 3% है, पूरी दुनिया की चीज़ें हैं। तो वो बेस्ट से बेस्ट चीज़, और पैसे की भी उनके पास कमी नहीं है। तो वहाँ से जो री एक्सपोर्ट होता है ना, बेसिकली तो वो आप कह लें एक हब है, और री एक्सपोर्ट वाली बात है। और ठीक है, उनकी ऑयल के काम में इसमें बहुत ज़्यादा वहाँ स्कोप है, लेकिन उसके साथ साथ हमको इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें वहाँ पे, फिर आगे री एक्सपोर्ट करें वहाँ से। राइट। फिर इसके बिल्कुल। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं कि UAE से जो एक ट्रेडिंग के हवाले से हमारी चीज़ें हैं, तो उसमें सेक्टर्स कौन सा है जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा? आपको लगता है कि फूड की मार्केट ज़्यादा है वहाँ से, या फिर हमारे पास जो इंटरनेशनल मार्केट्स के स्कोप हैं उसमें ख़ासकर अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, या IT बड़ी एक आजकल एक डोमिनेट कर रहा है, तो IT के हवाले से किस सेक्टर के अंदर आप ज़्यादा डोमिनेंसी देखते देखिए, हैं? अल्लाह के फजल से हम हर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। सिर्फ पॉलिसीज़ की बात है, ठीक है, या कुछ हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना, इंसेंटिव और रिबेट, उससे हमें निकलना होगा, तब हमको ब्रांड बन पाएंगे या बना पाएंगे। अब आपका स्पोर्ट्स का सेक्टर बहुत बड़ा है, उसमें आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स का आपको वहाँ पे एक हब बनाना चाहिए अपना। फिर IT, नो डाउट, IT बहुत बड़ा वो है। फिर आपका जो एग्रीकल्चर है, फ्रूट है, सब्जी है, लेकिन वैल्यू एडेड। फिर आपका गारमेंट्स है, वैल्यू एडेड ऑलरेडी है, और मज़ीद वैल्यू एडेड करना है। देखिए, जो आपके जो ये जो सिर्फ हमको चावल नहीं भेजना। चावल से आपने बिल्कुल सही फरमाया है। चाइना से हमारी 84% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है राइस की सिर्फ। तो सर ये तो हमारे लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है कि रीजन के अंदर हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं राइस की, और हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास बड़ा रूम है। तो ये हमारी एक फूड सिक्योरिटी पर्पस को कैसे देखते हैं रीजन के हवाले से आप पाकिस्तान? देखिए, फूड सिक्योरिटी के ऊपर इस वक्त थोड़ी सी परेशानी नज़र आ रही है हमें इंटरनल, ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज, ख़ास तौर पे जो हम बेदरेग हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं वो, और जो एक और बात, फिर मैं वही बात कहूँगा, सब्सिडी हमें ख़त्म करनी होगी कि हमको गन्ना नहीं उगाना। तकरीबन तो ख़त्म हो ही चुकी है ना। फिर भी देखिए, जैसे अब हम शुगर मिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर हम उधर से निकल जाएं, वो हमारा जो फसल है गन्ने की, वो पर एकड़ पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हमें उसका आउटपुट देखना है।
अगर हमको चीनी बाहर से सस्ती मिलती है तो हमें नहीं अपने पास बनानी, हमें गन्ना नहीं लगाना, सादे अल्फाज में हमें पानी तो हमारे पास बहुत है, ऑलरेडी फ्लड आ रहा है तो पानी तो है ना। वो देखिए हमारा जो पानी है ना, हम 6 महीने पानी के बगैर रहते हैं और 6 महीने पानी में रहते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर बात करें, क्लाइमेट चेंज प्लस प्लानिंग, डैम्स, वाटर गवर्नमेंट रिजर्व अभी आई है, कुछ इनिशिएटिव दे रही है, तो मे बी कि हम एक आध साल में ये चीजें बिल्कुल प्लान्ड होते हुए देखें और इसके ऊपर जो हमारी अभी रिजर्वेशंस हैं वो भी बिल्कुल फाइन ट्यून हो काम जाएगी। इसमें हो रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा काम हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। एक डैम बनाना है तो 4-5 साल कम से कम चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली, पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है काम, हर सेक्टर में हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आपका जो गो के कुछ कन्फ्यूजन हुआ और उसके ऊपर सिंध में एक एजिटेशन हुआ बड़ा, वो भी एक कन्फ्यूजन था, तो वो ग्रीन इनिशिएटिव जो था वो थोड़ा डिले हो गया। देखिए ना, अब इस वक्त जो पानी में जो तबाही फैलाई है, अगर वो आपकी नहरें बनी हुई होती तो वो पानी वहाँ जा रहा होता। अच्छा सर, उड़ान पाकिस्तान के हवाले से भी बात करूंगी। 5 ईज के हवाले से काफ़ी हमने चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखी हैं। वर्ल्ड बैंक के जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। कैसे देखते हैं हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, आने वाले दिनों में क्या आपकी असेसमेंट है, कैसा लग रहा है पाकिस्तान का इसको? देखिए उड़ान पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा आसान अल्फाज में, इंशाल्लाह मुझे तो पाकिस्तान उड़ता हुआ नज़र आ रहा है हर तरफ, हर फील्ड में। देखिए जो अब हमारा सी पैक था, जो बेसिक उसका आइडिया था ना, 1 बेल्ट 1 वर्ल्ड 1 रोड, अब हम उस तरफ जा रहे हैं अमली तौर पे। हम अफगानिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उधर हम यूरोप निकलेंगे, इधर हम लैंड रूट के हवाले से, इधर हम सेंट्रल एशिया, सॉरी इधर हम बात कर रहे हैं फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट को जाने की। तो अब उसकी हमारी डायरेक्शन मैं समझता हूँ ठीक हो गई है, और सिर्फ चाइना तक नहीं रह गया। और वो जो हमारे पे एक छाप है, के हवाले से बात कार्गो ट्रेन्स की बात हो रही है, ओवरऑल यानी कि वो कुछ बाय रोड बाय ट्रेन जैसा जैसा है। फिर आप बांग्लादेश के साथ देखिए, हमारी कितने अरसे के बाद हमारी पॉलिसीज इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसीज बेहतर हुई है ना, काम हुआ है, उसकी वजह से आप देखें बांग्लादेश हमारे कितने करीब आ गया है। अभी डायरेक्ट वहाँ से आपको शिप लग रहा है गवादर पे, ठीक है। फिर अफगानिस्तान के साथ अभी हमने कल बायलैटरल किया है, ठीक है, कि जी वो जो हमारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो हम विदाउट ड्यूटी, कल जो बहुत बड़ी बात है कि वो हम आपस में बार्टर सिस्टम कह लें, या जितना आएगा उतना जाएगा, कुछ फ्रूट वहाँ से आएगा कुछ जाएगा। मैं दुबई के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि जो हम फ्रूट बेचते हैं ना, उसको जो मैंने वैल्यू एडिड की बात की है, दुनिया में उस फ्रूट को प्रोसेस करके ड्राई की शक्ल में आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। वो आपका से कि अगर एक आपका जो आम है 200 रुपये किलो जा रहा है तो वो 2000 रुपये किलो हो जाता है। ओके। और वो जस्ट इतने कोई बड़े प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है वो। फिर एक और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, खजूर बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम उसका शीरा निकाल के एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, सिरप, उसके ऊपर देखने की ज़रूरत है, बड़ी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। मेजॉरिटी तो हम उस खजूर को, जो खज्जी है उसको हम छुआरा बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी फ़ायदा होता है कभी तो उसका जो देखिए अब जो खजूर से जो, अगर आप गल्फ़ में चले जाएं, बाहर चले जाएं, अब तो कोला भी बन गया उनका। अच्छा हाँ, आई हैव ठीक सीन है। दैट। तो अब हमको जो देखिए हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। एक तो सबसे पहली बात तो ये है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमको तवज्जो देनी है अपनी लोकल मार्केट पे। एक्सपोर्ट पे भी दें, वो एक अलग सेगमेंट है, या आप अपनी लोकल मार्केट को जो आपने नेगलेक्ट किया हुआ है वो गलत है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। जब आप अपनी लोकल प्रोडक्शन को फोकस करेंगे तो आपका इंपोर्ट का बिल अगले 2-3-4 साल में आधा रह जाएगा, और प्लस उधर आप एक्सपोर्ट करें, हर चीज़ लेके आप चलेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी। ये जो हर चीज़ हमारे जेल में बैठी है ना कि इंपोर्ट वगैरह नहीं है, ये नहीं है, हाँ हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है, हमें अपना राइट्स याद हैं, ड्यूटी याद नहीं है। हमको चाहिए क्वालिटी अच्छी करें,
रेट कम्पिटिटिव करें, राइट, ब्रांड बनाएं, ताकि वो फिर बेहतर हो सके बात। अच्छा, आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से भी बताइए कि ऑफ कोर्स यहाँ पे तजारती हजम बढ़ाने की आपने बांग्लादेश का जिक्र भी किया, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ जो हमारी एक बॉर्डर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आपके ऊपर फटाफ भी आपके ऊपर है, आपके ऊपर आपके जो एंटी जो स्टेट कंट्रीज हैं आपकी, वो भी आप पे नज़र रखी हुई हैं, क्योंकि जैसे आपके हालात अच्छे होते हैं, एक ज़रूरी बात मैं ये निशानदेही करना चाहूँगा कि आपके मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ जाती है। ये सब आपके हालात ठीक होते हैं तो आपके जो दुश्मन है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये आपकी इकनॉमी जितनी बेहतर होगी, आपको उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी तवज्जो देनी है। हर चीज़ को आपने लेजिटिमेट करना है, आसान करना है, डिजिटलाइज करना है। तो जैसे कि अब हम जा रहे हैं वर्चुअल करेंसीज के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज पे, नो डाउट हमें जाना चाहिए, बहुत तेज़ी से जाना चाहिए, लेकिन उसके पॉन एंड कॉन्स देखते हुए एग्जैक्टली एक पॉलिसी बननी चाहिए। जफर साहब, बहुत ज़बरदस्त डिबेट भी चल रही है और मज़ा भी आ रहा है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप तशरीफ लाए। आज हम इकोनॉमी के हवाले से डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,39,254.35 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,39,867.82, लोअर वाज 1,38,614.09 एंड फाइनली क्लोजर 1,38,692.66, यानी कि चेंज रहा 561.69 का डिक्लाइन। आज की मार्केट में सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। लेट्स सी कि मार्केट्स को कैसे बिहेव करती है। रोल ओवर वीक दिखाई दे रहा है और मार्केट में एक कंसोलिडेशन प्रोसेस भी ऑनगोइंग दिखाई दे रहा है। चलें जी, गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। ख़ासकर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के हवाले से उसके फ़रोग के लिए नई स्कीम्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि ऑफ कोर्स क्लाइमेट फ्रेंडली भी होंगी, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट भी करना है, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए क्या नीड्स हैं, वो फौरी तौर पर इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के हवाले से स्कीम्स को फ़रोग देने की बात की जा रही है और ये तैयार कर ली गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो इसमें यकीनन आम आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा प्राइसेस के भी हवाले से, और आने वाले दिनों में चार्जिंग स्टेशंस भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स में एक पेनिट्रेशन देखी जाएगी और फ्यूचर इसी में है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो है वो यकीनी बनाई जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से बात करेंगे। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई में कमी देखी गई है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो ये एक प्रेडिक्शन है वो की है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन में कमी देखी जाएगी मजीद। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो काफ़ी हद तक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो एक अफरा तफरी का माहौल या एक पुराने जो एक इशूज़ थे उनको सॉर्ट आउट करके एक प्रॉपर वे में काम किया जाए। आज इसके हवाले से बात करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो प्रेडिक्शन है वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए होगी, और ख़ासकर अगर हम इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो इसमें कमी ऑफ कोर्स देखी भी गई है और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि नंबर्स और जो इंडिकेटर्स हैं वो वाज़ेह तौर पे यही दिखा रहे हैं एविडेंटली। आज हम ये भी बात करेंगे और टैक्स टू जीडीपी के हवाले से बात करना ज़रूरी है। टैक्स टू जीडीपी रेशो 1.5% से बढ़कर 10.6% तक पहुंच चुका है, यानी कि 10.6% तक पहुंच चुका है। एफबीआर के एफर्ट्स वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को एफबीआर की ब्रीफिंग है, यहाँ ऑलरेडी देखा है कि टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ चुकी है तकरीबन 7.2 मिलियन, और यकीनन इस पर एक अच्छी बात यह है कि खासकर पाकिस्तान में लोग जो है वो फाइलिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस दिखाई दे रहे हैं। आज हम ये भी बात करेंगे और गवर्नमेंट ने गैस के गर्दिशी कर्ज से छुटकारे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है, एक स्ट्रेटजी तैयार की है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर इन लाहौर स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे। जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और उनसे टेक लेने से पहले मैं चाहती हूँ एक रिपोर्ट देखें, फिर वापस आएँ और सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करें।
मुल्की मईशत के लिए टैक्स वसूली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि इससे तरक्याती मंसूबे, बुनियादी सहूलियात और हुकूमती अखराजात पूरे होते हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहाती एजेंडे का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा आला सतह इजलास में हुक्काम ने बताया कि टैक्स फारिस की तादाद 2024 में 4.5 मिलियन से बढ़कर जून 2025 के इख्तिताम तक 7.2 मिलियन से तजावुज कर गई है। वज़ीर आज़म ने टैक्स नेट और टैक्स कॉम्प्लायंस को हौसला अफजा करार दिया। वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में हुक्काम ने बताया कि माली साल 2025 में टैक्स टू GDP रेशो 1.5 पॉइंट्स बढ़कर 10.6% तक पहुंचा, जो IMF के साथ तयशुदा 13% हदफ की जानिब एक अहम कदम है। रिटेल सेक्टर की दस्तावेजी शक्ल और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के नफाज से इजाफी 45.5 अरब रुपए हासिल हुए। FBR का नया फेसलेस कस्टम्स प्लेटफॉर्म बदनवानी के खात्मे और क्लियरेंस वक्त को 52 घंटों से 12 घंटे तक लाने में मदद दे रहा है। वज़ीर आज़म ने FBR को हिदायत की है कि आइंदा मरहले के लिए जामे निफाजी प्लान एक हफ्ते में पेश किया जाए, जिसमें इदारे के डिजिटल विंग की तंजीम नौ और जदीद तकाज़ों से हम आहंगी शामिल हो। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि असल चैलेंज पायदार, शफाफ और जदीद टैक्स निज़ाम की तामीर है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और कानून की मुकम्मल पासदारी लाजिम है। वज़ीर आज़म ने FBR को इस्लाहात के अगले मरहले का प्लान जल्द पेश करने की हिदायत की और जोर दिया कि टैक्स नेट में गैर रस्मी शोबे को भी शामिल किया जाए और कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा की जाएं। शफाफ और पायदार टैक्स निज़ाम ही मईशत की मजबूती की जमानत है। मजमूई तौर पर टैक्स वसूली में ये बेहतरी पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। मौजूदा इस्लाहात के तसलसल से पाकिस्तान जल्द अपनी टैक्स टू GDP रेशो को आलमी मयार के मुताबिक लाने में कामयाब हो सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से जवाद रिजवी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। रिपोर्ट आपने देखी है, टैक्स टू GDP रेशो जो है वो तकरीबन 1.5% से बढ़ के 10.6% तक आ गया है। कितना इम्पॉर्टेंट है ये, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग देते हुए FBR ने बताया है कि यहाँ पर टैक्सेस के हवाले से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जी वालेकुम सलाम नताशा। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है कि टैक्स टू GDP रेशो का बढ़ना एक बहुत खुश आइन है। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में हमने देखा है टैक्स टू GDP की रेशो जो है वो 10% पे क्रॉस की है, लेकिन अभी भी जो IMF का टारगेट है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को दिया हुआ है IMF के प्रोग्राम के अंदर, उसको 13% पे लेके जाना है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में जो टैक्स टू GDP की रेशो है वो 20% से ज़्यादा होती है। जितनी हम टैक्स टू GDP की रेशो में इजाफा करेंगे उतने हमारे जो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, हमारे इंटरनल जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ग्रो करेगी और उससे हमारे जितने भी हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसके अंदर हमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना पड़ता है उसका इम्पेक्ट हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। हमें अपने जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने इंटरनल फोर्सेस को, इंटरनल फैक्टर्स को देखते हुए बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जहन में रखें कि देखें प्राइम मिनिस्टर की कल जो मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने अगला उनसे जो डिजिटाइजेशन का प्लान भी मांगा है और उस डिजिटाइजेशन के प्लान के लिए FBR जो भी प्लानिंग कर रहा है उसके साथ साथ हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ रेजिडमेंट भी आ रही है FBR के ख़िलाफ़। और इसमें आपने देखा कि एक क्या नाम है मीटिंग भी हुई जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने हेड किया। तो उसमें बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा FBR के बारे में शिकायतें की। तो FBR को हमने इकॉनमी ग्रो करनी है, हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, हमने टैक्स को बढ़ाना है, हमने टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी ऑन बोर्ड रखना है। तो इस सारे सिनेरियो में जो भी पॉलिसीज़ बननी है टैक्स की, टैक्स कलेक्शन की, उसके अंदर डिजिटाइजेशन जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल में जो लोग आए हुए हैं ऑलरेडी उनके भी कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई और मुसलसल रेस करते रहते हैं कि उनको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को हैंडल एमिकेबली करेगा FBR तो हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। अब इसके अंदर ये चीज़ यही अहम है कि जो आने वाले दिनों में FBR किस तरफ जाता है, क्या डायरेक्शन लेता है और जो बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड रख के चीज़ों की भी टैक्स की कलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है, रिफॉर्म्स की तरफ जाता है, वो किस करवट बैठती हैं, वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने जवाद साहब। और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको जो है बॉदर ना किया जाए, बल्कि उनसे जो है वो फैसिलिटेशन की एक प्रॉपर वे जो है वो इख्तियार की जाए। आपने सही फरमाया। और ख़ासकर FBR के ऊपर जो एक रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़े तौर पे उनको बताया था कि किसी न किसी तरीके से बिजनेसेस बढ़ने चाहिए, तो यकीनन इसके ऊपर काम भी होगा। आप क्या समझते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है पाकिस्तान के लिए इन्फ्लेशन के हवाले से नेक्स्ट ईयर के लिए भी एक पॉजिटिव प्रिडिक्शन की है कि इसमें कमी देखी जाएगी?
जाएगी। तो क्या लग रहा है सर आपको, कितना ज़्यादा एक आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं और ये न सिर्फ पाकिस्तान में एक नंबर्स जनरेट कर रहे हैं बल्कि तमाम जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसको असिस्टेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी देखें, इसके अंदर बिल्कुल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एडीबी है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जब ये पाकिस्तान के बारे में अपना इकोनॉमिक आउटलुक देखते हैं तो उसके अंदर जब उन्होंने दिखाते हैं, बताते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन कम हो रही है और ये इन्फ्लेशन एक दिन में कम नहीं होती है। अगर हम 3 साल की गवर्नमेंट की एफर्ट्स देखें, हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लिए गए तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन कम हुई है। और दोबारा ये बात हो रही है कि पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में लेके आना है, एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल हो रहा है। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या दूसरे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपके प्रिवेलिंग सिनेरियो में जो आपके इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं और उनके इम्पैक्ट जो सामने नजर आ रहे होते हैं उसके मुताबिक उसके एस्टिमेट्स देते हैं, उसके मुताबिक उसको फोरकास्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रही है, आगे कम होगी, तो ये खुशाइन पब्लिक के लिए भी है, जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है उनके लिए भी है कि एक जो इंटरनेशनल अदारा है जो फोर्सी करता है और उसकी बेंचमार्किंग के ऊपर बहुत सारे इदारे जो हैं पाकिस्तान को लोन या और सपोर्ट देते हैं या उसके साथ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को या किसी मुल्क की इकोनॉमिक आउटलुक को किस तरीके से देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कम होना एक तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी क्लैरिटी के साथ चीज़ें होंगी कि उन्होंने आगे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, और लोकल जो हमारी आवाम के ऊपर डिफरेंट प्रेशर्स थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वो भी ईज आउट होंगे और उनके लिए जो ज़िंदगी की मुश्किलात वो आसान होंगी। राइट। अच्छा जवाद साहब, अब हम इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट की जानिब से फोकस किया जा रहा है, खासकर अब इलेक्ट्रिक कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ तैयार की जा रही हैं, स्कीम्स तैयार की जा रही हैं जिससे आम आवाम को फ़ायदा पहुँचे। इसके हवाले से क्या कहेंगे, किस टाइप की स्कीम्स होंगी और कितना ज़्यादा इंसेंटिव्स आवाम को मिलेगा, खासकर जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इस चीज़ की एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है, तो पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है इस मामले में। जी पाकिस्तान भी इसके अंदर नताशा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। गवर्नमेंट बहुत फोकस होके ईवी पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। उसमें सिर्फ नॉट 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स को भी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो यूजेज है 2 व्हीलर्स का भी है, और 2 व्हीलर्स को शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एट पैरेलल टू द 4 व्हीलर्स, क्योंकि 4 व्हीलर की हम प्राइस देखते हैं तो बहुत हाई हो जाती है जब हम उसके टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव और फोकस्ड है कि एट पैरेलल किसी को फील डिफरेंस फील ना हो कि भाई गवर्नमेंट ने अमीर आदमी के लिए कर लिया, गरीब आदमी रह गया। गवर्नमेंट पैरेलल दोनों को लेके चल रही है और 2 व्हीलर्स के लिए भी कर रही है। आप देखें सड़कों पे अब आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी 2 व्हीलर्स जो स्कूटीज या मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आना शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा उसकी डिफरेंट के नाम आउटलेट्स खुल गए हैं, इनकी शॉप्स खुल गई हैं, बिक रही हैं। उसके साथ साथ आपकी 4 व्हीलर्स के ऊपर भी काम हो रहा है। जो सबसे बड़ी दुनिया की BYD कंपनी है वो अपना क्या नाम ऐलान कर चुकी है, यहाँ पे असेंबली जो है अगले साल जुलाई अगस्त में शुरू कर देगी और दे आर एंटिसिपेटिंग कि वो दे विल कैप्चर द 25 से 35% मार्केट शेयर इसमें से शेयर लेंगी। ये वो फैक्टर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी डेवलपिंग मार्केट है फॉर ईवीज़, और इसको देखते हुए जो लोकल जो हमारे हैं असेंबलर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो हमारे बाहर से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईवी के अंदर बहुत प्राइमरीली फोकस करके नॉट ऑन द व्हीकल्स, ऑन अ इकोसिस्टम। व्हेन वी से इकोसिस्टम, दे आर इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे चार्जिंग स्टेशन और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और जब ये इकोसिस्टम के साथ हमारा ईवी जब क्या नाम है रोल आउट होगा तो आप देखेंगे 2030 तक जो है हमारी सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। और पाकिस्तान जो ऑलरेडी क्लाइमेटिक चेंजेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसमें उसका अपना कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन वो इसमें कार्बन क्रेडिट शेयर करेगा। जब आप ईवी पॉलिसी पे जाएंगे आपके एमिशंस कम होंगे और पाकिस्तान एक पॉजिटिवली ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि हम इरिस्पेक्टिव के हम ज़्यादा इफेक्टिव हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन कम है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन हम फिर भी अपने तरफ से तमाम स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इस मुल्क के अंदर और दुनिया में क्लाइमेट चेंज को अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली कर सकें। और भी ऑप्शंस अवेल होंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने जवाद साहब।
साहब, गवर्नमेंट ने गैस के गर्दिशी कर्जे के हवाले से भी एक हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है, यानी कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए इसके लिए एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। तो क्या होगी वो स्ट्रैटेजी और कैसे इस गर्दिशी कर्जे से निजात पाएंगे, ये भी बताइएगा, छोटा सा आंसर दीजिएगा। देखिए, गर्दिशी कर्जे के लिए गवर्नमेंट को इस तरीके से पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी कि जैसे जब हमने बिजली के गर्दिशी कर्जों को एक दफ़ा देखा कि ऑफलोड हो गए, लेकिन फिर दोबारा क्यूमुलेट करके बबल अप होकर उसी पोजीशन पे आ गए। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है इस चीज़ को फोकस करते हुए करेगी कि वो कंज्यूमर पे उसका इस तरीके से बर्डन ना जाए, और इस तरीके से बनेंगे और दोबारा गर्दिशी कर्ज से दोबारा बलून अप ना हो। और दोबारा अगर गवर्नमेंट 500-700 अरब को ऑफलोड करती है तो फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर 500-600-700 अरब रुपए बलून अप होकर उसी स्टेज पे ना आ जाए। और गवर्नमेंट ने पब्लिक को भी इसमें बचाना है कि उनके ऊपर भी बर्डन शेयर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो पब्लिक है वो क्या नाम है, जो यूटिलिटी प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रही है, तो उसके ऊपर से बर्डन, उसके ऊपर फर्दर आना उसके लिए प्रॉब्लम्स में इजाफा करेगा और गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राइट जवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लाहौर स्टूडियो से आप साथ थे और साथ साथ हम ये देख रहे हैं इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से, इंडिकेशंस के हवाले से और जो इश्यूज़ हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और तमाम अपने प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो आज हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी की। अपडेट्स देखते चलते हैं, कुछ अपडेट्स हमारे पास कमोडिटीज़ के हवाले से मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,62,810 रुपीज़, ये लोकल मार्केट के रेट्स मौजूद हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,11,382 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अनाउंस $3,399.62। ऑयल WTI पर बैरल $65.8, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.96। कमोडिटीज रेट्स आपने देखे हैं। हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक करेंसी अपडेट्स क्या मौजूद हैं। सबसे पहले यूरो देखेंगे, बाइंग रही 335.23 रुपीज़, सेलिंग वॉज 335.82। यूके पाउंड बाइंग रही 386.53, सेलिंग वॉज 387.21। US डॉलर बाइंग रही 284.65, सेलिंग वॉज 285.15। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.82 रुपीज़, सेलिंग वॉज 39.89। और GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में सबसे पहले बाइंग रही 75.87 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.01। यूएई दरहम बाइंग एट 77.52 रुपीज़, सेलिंग वॉज 77.65। कतरी रियाल बाइंग रही 78.28 रुपीज़, सेलिंग वॉज 78.42। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 933.68 रुपीज़, सेलिंग वॉज 935.32 रुपीज़। ये थे करेंसी रेट्स भी आपने देखे। डॉलर के हवाले से ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो स्मगलिंग या फिर जो एक उसकी प्राइस को हाइकिंग करने की कोशिश की जा रही है, इस पर गवर्नमेंट ने टाइमली फोकस करके टाइमली डिसीजन लिया है, जिसके इम्पैक्ट्स हम यकीनन 1-2 दिन में ज़रूर देखेंगे कि इसके जो एक हम रुपी अप्रिशिएट जब होगा तो इसके वाकई नताइज, इसके वाकई रिजल्ट्स देखे जाएंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।